हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो डिस्कशन में। तो जो आज हमारा वीडियो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है आपका यूके ट्रिपल एस सी द्वारा जो ड्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकाली है उसके रिगार्डिंग होने वाला है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 में जब आपका यूके ट्रिपल एस सी ने पेपर कंडक्ट कराया था ड्राफ्ट्समैन का, उसका पेपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद थोड़ा आपकी इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो 2017 में एक्चुअली में जो हमारा था सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था। सिलेबस में क्या था आपका कि नॉन टेक पोर्सन 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के नॉन टेक भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने थे, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है, आपका खाली टेक्निकल पोर्सन आएगा। तो आपको खाली टेक्निकल पोर्सन की तैयारी करनी है इसके लिए अभी इस करंट सिलेबस के हिसाब से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिला वो है आपका सिविल इंजीनियरिंग से, तो इसमें सर्वेइंग से। तो सर्वेइंग में सबसे पहला क्वेश्चन है एन अजीमत इज अजीमत क्या होता है कह रहा है। तो आपका क्या होता है, अजीमत क्या होती है आपकी बियरिंग फ्रॉम दी ट्रू नॉर्थ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रू बियरिंग। तो ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। अगला है आपका श्रिंकेज इन कॉन्क्रीट स्लैब, कह रहा है कि कॉजेज शेयर क्रैक्स, कॉजेज टेंशन क्रैक्स, कॉजेज कम्प्रेशन। तो शेयर के कारण हमारे आपके आते हैं टेंशन क्रैक्स, ठीक है। तो एट लोअर पीएच द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरिनेशन इज कह रहा है। तो आपको पता है जब हम क्लोरिनेशन में जब क्लोरीन ऐड करते हैं किसी भी फॉर्म में जो भी वाटर है उसको ट्रीट करने के लिए, तो अब हमारा क्या होता है जो क्लोरीन होती है वो क्या करती है H2O के साथ रिएक्शन करके हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं HOCl बनाती है। यानी कि HOCl क्या होता है सबसे मोस्ट डिजास्टरस होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अगर हमारा जितना ज़्यादा HOCl फॉर्मेशन होगा उतने जल्दी हमारे क्या हो जाएगा आपका क्लोरिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा अब ये क्लोरिनेशन फॉर्मेशन क्या होता है 5 से 7 की रेंज में होता है, यानी कि pH 5 से ग्रेटर होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है HOCl का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में अगर हमारा pH 5 से कम हो जाता है यानी कि लोअर pH होता है, तो हमें कॉन्टैक्ट पीरियड क्या होगा HOCl फॉर्मेशन कम होगा, तो कॉन्टैक्ट पीरियड हमें ज़्यादा रखना होगा। तो इसलिए हमारा इसका आंसर बी सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज जीरो सॉइल इज, तो कह रहा है कि प्लास्टिक इंडेक्स अगर किसी सॉइल का जीरो है तो वो सॉइल कौन सी होगी कह रहा है। तो आपका प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है आपका आई पी इक्वल टू क्या होता है आपका लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अगर हमारा प्लास्टिक इंडेक्स जीरो है तो इसका मतलब क्या है आपकी प्लास्टिक डब्ल्यू एट यानी कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट क्या करें कोइंसाइड कर रही है, यानी कि लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट के सॉरी प्लास्टिक लिमिट क्या आपकी लिक्विड लिमिट के बराबर है। तो इसके एक्चुअली में हमारा प्लास्टिक इंडेक्स होता क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स आपकी कंसिस्टेंसी का एक जोन होता है जिसमें यानी कि कंसिस्टेंसी का एक रेंज होती है जिसमें हमारा क्या होता है सॉइल प्लास्टिक होती है। लेकिन आप इसका प्लास्टिक रेंज क्या है जीरो है, यानी कि आपका प्लास्टिक और प्लास्टिक लिमिट और आपकी प्लास्टिक लिमिट क्या है लिक्विड लिमिट के बराबर होगी। तो आपका इसका जो जोन है प्लास्टिसिटी जोन है वो क्या जीरो है। तो उसके में इसकी प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगी जीरो, तो सॉइल क्या होगी नॉन प्लास्टिक। तो नॉन प्लास्टिक हमारा इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी सैंड हमारी सबसे नॉन प्लास्टिक सॉइल होती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी इसका आंसर 8 ही हो जाएगा। अगला है कह रहा है एडमिक्सचर विच कैन बी यूज्ड फॉर एसिलरेटर इन द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में एसिलरेटर के फॉर्म के लिए कौन सा एडमिक्सचर यूज़ करेंगे कह रहा है। तो हमारा शुगर क्या होती है हमारी रिटार्डर होती है, और आपका स्टार्च भी हमारा रिटार्डर होता है। कैल्शियम क्लोराइड हमारा क्या होता है एस्लेरेटर होता है, ठीक है। वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, तो कह रहा है वेस्टेज ऑफ टिम्बर कौन से केस में मैक्सिमम होता है। तो आपको पता है रेडियल सॉइंग जब हम करते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है टिम्बर का वेस्टेज सबसे ज़्यादा होता है कह रहा है होता है, ठीक है। फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर IS हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। तो जब हम लेंथ के चेक करते हैं यूनिफॉर्म लेंथ है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कितने ब्रिक हमको चेक करने टेस्ट के लिए तो हम लेते हैं 20 ब्रिक्स मिनिमम में लेने पड़ते हैं, ठीक है। अलाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलाइन जॉइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन मेन सर्वे लाइन्स। तो कह रहा है कि एक लाइन जो ज्वाइन करती है किसी सम कुछ फिक्स्ड पॉइंट को मेन लाइन पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं टाई लाइन के। टाई लाइन क्या करती है जो भी हमारा मेन लाइन से दूर कुछ मेन फिक्स्ड पॉइंट है उनको ज्वाइन करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं टाई लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है लाइम स्टेबलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 9 है। लाइम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग, कौन सी सॉइल को ट्रीट करने के लिए कौन सा लाइम स्टेबलाइजेशन सबसे इफेक्टिव होता है क्या। तो आपको पता है हमारा जो प्लास्टिक सॉइल यानी क्ले सॉइल होते हैं उनके लिए हमारा क्या होता है लाइम स्टेबलाइजेशन क्या होता है वेरी इफेक्टिव होता है, ठीक है। अगला आपका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सीमेंट कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, ये हो जाएगा आपका C3 यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी कि C3 आपका क्या हो जाएगा इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है अ सर्कुलर स्टील बार ऑफ 20 mm डायमीटर कैरीज अ
टेंसाइल लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन एंड इलास्टिसिटी मॉड्यूलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², इलोंगेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर लेंथ विल बी। तो आपको क्या दे रखा है इसमें, एक 30 सेंटीमीटर लेंथ की आपको बार दे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या दे रखी है, एक 30 सेंटीमीटर की 30 सेंटीमीटर लेंथ की आपको एक बार दे रखी है, जिसका आपको क्या दे रखा है, डाया दे रखा, सर्कुलर है आपकी। तो सर्कुलर में आपका डाया दे रखा, आपको कितना दे रखा है, 20 mm। ई की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। और आपको क्या निकालना है, डेल एल निकालना है, यानी कि लेंथ, चेंज इन लेंथ निकालना है। तो आप, और पी की वैल्यू आपको दे रखी है 30 किलो न्यूटन, दैट मीन्स आपका 30,000 न्यूटन, ठीक है। तो अभी आपका ये सिंपल है, 30,000 न्यूटन। तो आपको पता है डेल एल इज इक्वल टू क्या होता है, P/A × L/E, यानी कि आपका इस वाले फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं ना। ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, P/A डिवाइडेड बाय डेल L/L। तो इससे आप डेल एल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पी की वैल्यू आपको गिवन है 30,000 न्यूटन, और एल की वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसको अगर आप mm में कन्वर्ट करोगे 300 mm हो जाएगी। ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो π/4 × d² से, ठीक है। तो π/4 × d²। तो डी की वैल्यू आपको दे रखी है 20 mm, और आपका ई की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁵। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ रही डेल्टा की वैल्यू, यानी कि चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो इलोंगेशन इन लेंथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है कह रहा है, तो स्ट्रेन क्या है आपका, डेल L/N, एक रेशियो है लेंथ का, तो क्या हो जाएगी, यूनिटलेस हो जाएगा, तो नो यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वांटिटी कैलकुलेशन से। तो आपको क्या निकालनी है, अर्थवर्क का एक्सप्रेशन इन अर्थवर्क निकालना है, अर्थवर्क इन एक्सप्रेशन निकालना है। फाउंडेशन ऑफ रूम 4.20 मीटर बाई 3.60 मीटर, वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है आपको 90 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ एक्सक्वेशन 1 मीटर। तो आपको कैलकुलेट निकालना है, अर्थवर्क का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा, सबसे पहले एक रूम दे रखा आपको इस तरीके से। रूम की आपकी जो इंटरनल डायमेंशन दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपकी 4.20, ठीक है। और ये आपकी दे रखी है, जो नेक्स्ट देखिए वो दे रखी 4.20 एंड 3.60 मीटर दे रखी है, ठीक है। और इसके बाद आपका ये क्या इंटरनल डायमेंशन है, तो एक्सटर्नल इसमें क्या होगी, वॉल होगी, वॉल की थिकनेस आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होगी, इसमें वॉल होगी, तो ये इसकी थिकनेस क्या दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर हो जाएगी कि 0.3 मीटर। तो अब आपको सेंटर लाइन मेथड से आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सेंटर लाइन आपको सबसे पहले इसकी लेंथ ऑफ सेंटर लाइन निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ सेंटर लाइन कैसे निकाल सकते हैं हम, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो इस सेंटर से इस सेंटर की तक की डिस्टेंस, तो ये कितनी है 4.20 इनर टू इनर है। तो अब यहाँ से क्या है, ये क्या हो जाएगी, सेंटर इसका हाफ ऑफ वॉल थिकनेस हो जाएगा, इधर भी हाफ ऑफ वॉल थिकनेस, यानी कि 15 सेंटीमीटर, इधर 15 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर अगर 4.20 में अगर हम ऐड कर देंगे तो ये सेंटर टू सेंटर लेंथ आ जाएगी। तो 4.20 प्लस 0.3 प्लस 0.30 आपका कितना हो जाएगा 4.50, यानी कि ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर है 4.50 आ जाएगी। ऐसे इसमें हाफ लेंथ इधर, हाफ थिकनेस इधर, हाफ थिकनेस इधर ऐड कर देंगे तो ये वाली सेंटर टू सेंटर आपकी कितनी हो जाएगी 3.90 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको सेंटर लेंथ निकालनी है। सेंटर लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, दो लेंथ आपकी 4.50 वाली हैं, दो आपकी 3.90 वाली हैं, तो ठीक है। आपका कितना हो जाएगी 4.50 प्लस 2 × 3.90, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका इसको अगर आप ऐड करोगे तो 0 0 4 3 7 8.20, तो ये आपका आ जाएगा 16.80 मीटर आ गई आपकी सेंटर लाइन की लेंथ आ गई। अब आपकी सेंटर लाइन की लेंथ आ गई। अब आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड निकालनी है। तो आपको क्या हो जाएगा L × B × H। तो L की लेंथ हमारे पास आ गई 16.80, B की वैल्यू हमें 0.9 दे रखी है, सॉरी हाँ B की वैल्यू 1 है हमारी, 1 मीटर दे रखी है, नहीं सॉरी B की वैल्यू आपकी 0.9 है, ठीक है। 0.9 मीटर दे रखी है, और H की वैल्यू आपको 1 मीटर दे रखी है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा इसको देख लेते हैं, 16.80। चलो हम इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं फटाफट। 16.80 मल्टीप्लाई बाई आपका 0.9, तो ये आ रहा है 15.12 मीटर क्यूब आपका क्या आ रहा है आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी एनालिसिस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ, आपका क्या है कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना लेते हैं हम 10% लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सैनिटरी इंस्टॉलेशन। तो इसको मैं चेक करूँगा, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो सैनिटरी इंस्टॉलेशन होते हैं
हम किस IS कोड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मुझे थोड़ा भी आंसर कंफर्म नहीं आ रहा, तो इसका बाद में देख लेंगे। 15th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में कह रहा है आपको, 16th क्वेश्चन में कह रहा है कि बीम इन विच वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज फ्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कह रहे हैं तो ये आपका होता है कैंटिलीवर बीम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्लियर कवर इन स्लैब शुड नॉट बी लेस देन, तो आपका क्लियर कवर किससे कम नहीं होना चाहिए, तो आपका 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल RCC वर्क रिकमेंडेड प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल इज सीमेंट्स रेशियो सैंड एग्रीगेट, तो आपको ऑल टाइप ऑफ RCC वर्क के लिए प्रोपोर्शन बताना है। तो RCC के लिए हम वर्क के लिए मिनिमम जो IS कोड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं IS 4560 के लिए, उसके लिए हम करते हैं M20, तो M20 का ग्रेड क्या होता है, M20 का रेशियो क्या होता है आपका 1:1.5:3 का होता है, तो आपका ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट कॉन्क्रीट, तो ये होता है आपका 3 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला आपका, ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन स्टील वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, कह रहा है कि जैसे जैसे हम कंक्रीट में क्या करेंगे, कार्बन की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे कौन सी चीज़ डिक्रीज होगी, कह रहा है। तो उसकी जो कैपेबिलिटी, कठोरता यानी कि हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टेंसिलिटी, तो इसमें से कौन सी चीज़ इंक्रीज होगी, नहीं सॉरी डिक्रीज होगी पूछ रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज कौन सी चीज़ इसकी कौन सी चीज़ इसकी डिक्रीज होगी, इसकी आपकी टेंसिलिटी यानी कि तन्यता, यानी कि यहाँ पर दे रखा है तन्यता की जगह ये आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी इसकी क्या होती है, धीरे धीरे यानी कि ब्रिटलनेस इसकी इंक्रीज होती है और डक्टिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन हिंदी में देख सकते हैं, इसको क्या लिखा है, तन्यता, तो इसकी टेंसिलिटी, इसको डक्टिलिटी हम बोलते हैं। जैसे जैसे इसमें कार्बन की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, डक्टिलिटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी, और आपका ब्रिटलनेस क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाने से। अब कह रहा था बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड, फर्स्ट आपका यानी कि जो भी सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो पहला है आपका इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फुटिंग, ऐसे भी हम जितनी ज़्यादा डेप्थ बनाएंगे उसकी उतनी ज़्यादा बियरिंग कैपेसिटी। ड्रेनिंग सब सॉइल वाटर, तो आपको पता है जैसे जैसे आपका सब सॉइल वाटर राइज करता है उससे हमारी बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, अगर हम उसको ड्रेन आउट कर देंगे तो हमें बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। रैमिंग द ग्रेन्यूलर मटेरियल लाइक क्रस्ट स्टोन इन सॉइल, जैसे जैसे हम करें उसमें ग्रेन्यूलर मटेरियल यानी कि मटेरियल डाल के, ग्रेन्यूलर इसका यूनिफॉर्म मटेरियल डाल के उसकी कॉम्पैक्शन कर देंगे, तो उससे भी हमारी क्या होगी, बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला है आपका, अ टेम्पररी रिजिड स्ट्रक्चर हैविंग प्लेटफॉर्म टू एनेबल लेबर वर्क्स फॉर डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द बिल्डिंग, तो वही है आपका, हिंदी में देख लेते हैं। कह रहा है कि वह अस्थायी संरचना जो भवन के विभिन्न स्तरों को मजदूरों को कार्य करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, तो उसको हमको क्या बोलते हैं, इसका फोल्डिंग बोलते हैं, हिंदी में मचान बोलते हैं उसको, ठीक है। अगला, अ पीस ऑफ brick cut with its one corner equivalent to half the length of the half and width of the brick is known as, कह रहा है कि आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, जब चौड़ाई, तो ये क्या होता है आपका किंग क्लोजर, ठीक है। किंग क्लोजर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कह रहा है कि हमको ब्रिक को कैसे काटना है, ब्रिक को लेंथ में आधी होनी चाहिए, और लेंथ की डायरेक्शन में आधी होनी चाहिए और ब्रिथ की डायरेक्शन में भी आधी होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, इफ़ द हाइट ऑफ फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग इज 3.20 मीटर एंड राइजर इज 13 सेंटीमीटर, सो द नंबर ऑफ ट्रेड्स रिक्वायर्ड, तो कह रहा है कि जब हमारा कह रहा है कि जब हमें क्या करना है, एक मेरी फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, यानी कि एक यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट देगी आपको 3.20, ठीक है। तो 3.20 से तो आपको क्या करना है, यहाँ इस तरीके से आपको क्या बनानी है, यहाँ पर स्टेयर प्रोवाइड करनी है इस तरीके से, तो स्टेयर प्रोवाइड करनी है। तो स्टेयर प्रोवाइड करने के लिए आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रेड बताओ, ठीक है। ये ट्रेड क्या होता है, जिसमें हम पैर रखते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रेड, तो ये क्या है, इसकी राइजर, ठीक है। तो राइजर नंबर ऑफ ट्रेड बताओगे, तो नंबर ऑफ ट्रेड हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ राइजर, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो भी स्टोरी 3.20 और नंबर राइजर की आपकी यानी कि एक राइजर का जितना साइज है 13 सेंटीमीटर प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 1 इसमें ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ हमारे ट्रेड आ जाएंगे। तो हमारा ट्रेड क्या होता है, एक ज़्यादा होता है राइजर से, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड निकाल लेंगे ऐसे, तो उसमें +1 ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेड आ जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका कपल रूफ, तो कपल रूफ ये हिंदी में आप देख सकते हैं कि क्या द्विपाखी ढालू छत कितने स्पान के लिए यूज की जाती है, कह रहा है। तो जो हमारी कपल रूफ होती है वो होती है आपकी 3.5 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। 3.5 मीटर और उससे कम के लिए, ठीक है। अगला है आपका द रेशियो ऑफ M20 ग्रेड कॉन्क्रीट, तो ये आपको पता है
रेशियो 1.5 एंड रेशियो 3 आपका क्या होता है, ये क्या होता है आपका M20 का ग्रेड होता है। तो रिलेशन शोज आपका V²/GR इज इक्वल टू ये E प्लस म्यू। तो ये आपका किस चीज़ का रिलेशन है, ये आपका है सुपर एलिवेशन का रिलेशन, ये आपको पता होगा। अगला आपका द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड पर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग M10 कंक्रीट, M100 या फिर M10, ये M10 कंक्रीट है। तो आपको बता रहा है कि M10 कंक्रीट में आपको 50 kg ऑफ वाटर 50 kg ऑफ सीमेंट बैग के लिए आपको कितना वाटर ऐड करना होगा कह रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको इसने ये नहीं बताया कि हमें जो भी हमने यूज किस चीज़ के लिए करना है, ठीक है, या RCC के लिए यूज़ करना है या CC के लिए यूज़ करना है, तो इसने कुछ बताया नहीं। तो इसमें हमारा एक्चुअली में जो सीमेंट का हाइड्रेशन के लिए हमें चाहिए होता है 38% ऑफ वाटर चाहिए होता है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमें कितना चाहिए होता है 38% ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो 58 का अगर 38% निकालोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका इसका क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। लेकिन अब इसने कंक्रीट के लिए पूछ रखा है, M10 कंक्रीट के लिए पूछ रखा है। तो M10 कंक्रीट क्या होती है आपकी, अगर हम IS कोड के अकॉर्डिंग देखें, जैसे मैं आपको IS कोड दिखाता हूँ, तो IS कोड के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, हमें ये देखिए IS कोड के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है, मिनिमम आपको मैक्सिमम फ्री वाटर और सीमेंट रेशियो प्लेन कंक्रीट के लिए दे रखा है और ये RCC के लिए दे रखा है। तो हमें पूछ रखा कंक्रीट के लिए पूछ रखा है, तो कंक्रीट मतलब हमें प्लेन कंक्रीट के लिए पूछ रखा। तो अब हमारी क्या है, अब हमारे पास क्या है, मैं आपका हमको M15 से कम वाला जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा उसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा हमारा 0.60 लेंगे हम। तो 0.60 अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ तो 0.60 में आपको ऑफ 50, तो ये आपका आ रहा था 0.30 लीटर, सॉरी 30 लीटर आपको वाटर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन C ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि आपका जो हम M15 से नीचे वाली ग्रेड के कंक्रीट के लिए हम मैक्सिमम सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो कितना ले सकते हैं 0.60 ले सकते हैं IS कोड के अकॉर्डिंग। तो उससे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा आ रहा है 30 लीटर वाटर हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, 30 लीटर वाटर किसके लिए यूज़ करेंगे हम 50 kg ऑफ सीमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, M10 कंक्रीट बनाने के लिए। और आप मैंने आपको बताया था कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए आपको 38%। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रेशन वाला सिनेरियो नहीं पूछ रखा, आपको ये पूछ रहा है कि हम कितना वाटर यूज करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी लेंगे वाटर की, ठीक है। तो वो मैंने आपको क्वांटिटी कितनी लेंगे ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अगला है आपका फॉर्मूला और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पर पिच लेंथ ऑफ अ ज्वाइंट। तो आपको ये सिंपल है, पर पिच लेंथ ऑफ ज्वाइंट आपकी क्या होती है P - D इंटू T इंटू अल्फा AT। आपकी P क्या है पिच, D क्या है डायमीटर ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट या फिर रिविट या फिर बोल्ट जो भी है। तो और ये T आपका क्या हो गया थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, सिग्मा AT आपका क्या हो जाएगा परमिसिबल स्टेशन एक्सियल टेंशन। तो ये आपका ऑप्शन आपका C इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका डायमीटर और रिविट हम किससे अनविन फार्मूला हमारा होता है D = 6.05√T, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 31st क्वेश्चन। तो 31st क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यूजिंग रेनकैन फार्मूला। तो ये सिंपल है आपका जो भी हमारी फाउंडेशन की डेप्थ निकालने का है रेनकैन फार्मूला क्या होता है। तो रेनकैन फार्मूला आपको पता है P/W इंटू 1/sin⁵ +1 + sin⁵ का होल स्क्वायर। आपका ऑप्शन D इसका क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। अगला आपका विकेट एपरेटस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो विकेट एपरेटस आपको पता है हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालने के लिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा C ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट इज ड्यू टू। तो कह रहा है जो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट होती है तो उसकी किसके कारण होती है। तो उसमें एल्यूमिना के कारण उसकी क्विक सेटिंग होती है। सीमेंट की क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी किसके कारण होती है आपकी एल्यूमिना के कारण होती है, ठीक है। अगला है आपका थिकनेस ऑफ एस्फाल्ट फ्लोर। तो इसकी जो आपका आंसर हो गया 20 to 30 mm इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एस्फाल्ट फ्लोर होते हैं उनकी थिकनेस क्या होती है 20 से 30 mm होती है। अगला है आपका व्हेन द स्टोन आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वेरी द मैसनरी इज कॉल्ड। यानी कि आपको क्या कह रहा है, जब जैसे हम सीधे क्वेरी यानी कि जो पत्थर की खदान होती है वहाँ से सीधे अगर ला के उसको पत्थर को मशीनरी में यूज़ कर लें स्टोन को, तो उस टाइप की मशीनरी को हम क्या बोलेंगे। तो आपको पता है बिना उसकी ड्रेसिंग करे अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रबल मशीनरी, ठीक है। अगर आपको उसके ड्रेसिंग करने के बाद यूज़ करेंगे तो उसको हम एस्फाल्ट मशीनरी बोलते हैं। अगला आपका द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्लेन टेबल सर्वे फॉर द मेजरिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज डायरेक्टली। कह रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंट बताओ प्लेन टेबल सर्वे में जिसमें हम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज को क्या कर सकते हैं डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो वो आपका हो जाएगा आपका टेलीस्कोपिक एलिडेड। अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 4 बेंट टप्स एंड हुक। आपको क्या प्रोवाइड करना है 4 बेंट टप प्रोवाइड करना है और एक हुक प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आपको पता है 4 बेंट टप के लिए आपकी
एक जो हमारा बेंट अप होता है, यहाँ पर बेंट अप की इसने ये नहीं बताया कि हमने कितने डिग्री पर इसको बेंट अप कर रखा है, तो हम यहाँ मान के चलेंगे हमने 45 डिग्री पर बेंट अप कर रखी अपनी बार को। तो एक बार के लिए आपको जो एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए होती है बेंट अप के लिए, वो कितनी होती है 0.42 के बराबर होती है। तो इसको 4 बेंट अप आपको प्रोवाइड के लिए लेंथ पूछे तो इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस आपको एक हुक प्रोवाइड करना है। तो हुक प्रोवाइड आपका एक हुक कितने का होता है, हुक होता है आपका 8 फाई का, ठीक है। तो 8 फाई, लेकिन आप एक अगर मैं एक बार की बात करूं तो उसमें आपके 2 हुक होते हैं, तो 2 हुक ले लेते हैं। तो 9 फाई होता है, 2 × 9 फाई। तो 9 फाई आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0.425 होता है। तो आपका अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4224 + 18 फाई, ठीक है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18, तो ये आपका 8 6 19.6 समथिंग आ रहा है। तो आपको यहाँ पर 19.6 में आंसर आपको क्या अप्रोक्स आंसर आपका हमारा क्या मिल रहा है, 19.6 आ रहा है। तो इसमें ऐसा कोई आंसर है नहीं 19.6 के अप्रोक्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS कोड IS 456-2000 डिस्टेंस बिटवीन यानी कि स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरअप्स, तो वर्टिकल स्टीरअप्स जो हम बी में प्रोवाइड करते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आपको पता है 0.75D होनी चाहिए। अगला आपका द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है कह रहा है। तो माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है आपकी 400 न्यूटन से लेकर 800 न्यूटन पर mm² तक होती है, ठीक है। तो अब इसको आप कन्वर्ट करके देखोगे तो कन्वर्ट करके इस रेंज में आपका कोई भी ऑप्शन इसमें है नहीं। मैंने देखा तो कैलकुलेट करके कोई भी इसका इस रेंज में, अगर इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर दूं तो केजी में कन्वर्ट करने के बाद भी आपका कोई भी इस रेंज में आ नहीं रहा है। तो इसमें कोई आंसर मुझे 6000 से लेकर आपका 6000 से लेकर ज़्यादा 6000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर ज़्यादा तक आ रही है, लेकिन इसमें 5500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ही है। तो इसका आंसर अप्रॉक्स डी सही है बस, और तो इसमें सारे इससे कम ही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 वाला। 40 क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल चैम्बर इन हॉफमैन क्लीन, हॉफमैन क्लीन में कितने चैम्बर होते हैं, यह पता है आपको 12 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है ऑन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड द कैम्बर जनरली प्रोवाइड, तो कैम्बर हम सीमेंट कॉन्क्रीट रोड में 1:50 से लेकर 1:60 तक प्रोवाइड करते हैं। तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, IS कोड के अकॉर्डिंग ISC के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगला आपका 42 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इंटू 100 डिवाइडेड सॉलिड प्लेट और स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, तो ये आपको पता है क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, राइट। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। द कन्वेंशनल साइन ऑफ द स्टोन मैसनरी, तो स्टोन मैसनरी का साइन होता है आपका सेकंड वाला। लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन 33 फीट्स। सिंबल ऑफ इंडिकेट्स, ये सिंबल किस चीज़ का होता है, ये होता है आपका सावर हेड। अगला FIR इन रेफरेंस ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, फ्लोर एशिया रेशियो। सिंबल ऑफ द सीलिंग फैन, तो आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो आपको 48 क्वेश्चन आ रहा है, तो 48 क्वेश्चन आ रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, क्योंकि इसमें XY दे रखा है, तो इसको आप x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर से को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है एग्जाम में, जिस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करा हुआ है, ठीक है। तो अगला देखते हैं आपका द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC, तो OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम आपका कितना है 30 मिनट्स। अगला क्वेश्चन है द फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन, तो ऐसा फिक्स्ड पॉइंट बताओ कह रहा है जिसका एलिवेशन ऑलरेडी नोन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंचमार्क, ठीक है। आप अगला है तो कोपिंग स्लोप्स प्रोवाइडेड ऑफ फॉर DPC इज नोन है, तो जो हम कोपिंग प्रोवाइड करते हैं कह रहा है उसको क्या बोलते हैं स्लोप में DPC में, तो आपका पता है वेदरिंग हमसे बोलते हैं। अगला द प्लेस वेयर द 2 स्लोपिंग रूफ्स मीट अप, तो क्या उसे हम क्या कहते हैं कह रहा है, टॉप में जब 2 स्लोपिंग रूफ मीट करती हैं इस तरीके से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, रिज, ठीक है। तो अगला आपका डैम्प प्रॉब्लम मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन अ, तो कह रहा है कि जो डैम्प की सीलन की समस्या कौन से स्ट्रक्चर में आती है, स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, बोथ स्टोन एंड ब्रिक मैसनरी, तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्रिक मैसनरी में भी आपकी आती है, स्टोन मैसनरी में दोनों में आती है, लेकिन स्टोन मैसनरी में आपकी आती है ज़्यादा, इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। स्टोन मैसनरी स्ट्रक्चर हम इसका आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अ फुल ब्रिक ऑफ स्टोन विच लेड ऑन दी इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू फेस हो, तो आपका क्या ये फेस, ये आपकी वॉल है, ये वॉल का फेस है, तो ऐसे अगर आप ब्रिक को हमने लेट कर रखा है फेस के परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर इसको हम हेडर बोलेंगे, सिंपल सी बात।
द हाइएस्ट सेंट्रल वेज शेप्ड ब्लॉक ऑफ एन आर्च, आर्क का जो कह रहा है कि जो डार्ट के मध्य में उच्चतम तिरछे आकार का खंड होता है जो टॉप में होता है, जो यहाँ इस टाइप से होता है ना टॉप वाला, ठीक है। तो टॉप वाले इसको हम बोलते हैं क्या, कह रहे हैं जो सेंटर में होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, की स्टोन बोलते हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो CBR इज, तो ये क्या होती है आपकी प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग द फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने का एक मेथड होता है, ठीक है। ये केनाल टेकन ऑफ फ्रॉम द आइस फीड परनियल रिवर, तो आपका कह रहा है कि जो आइस फीड परनियल रिवर है उससे अगर हम केनाल टेक कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं परनियल केनाल, यानी कि हमेशा जो जिसमें आपका पानी बना रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, परनियल केनाल। अगला आपका है द डायमीटर और एनफोर्समेंट बार D फॉर एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक, हुक के लिए जो आपकी एंकरेज बार की एंकरेज वैल्यू लेते हैं तो कितनी होती है, तो आपको पता है वो 18.5 के बराबर होती है, 18D, लेकिन इसमें 18D ऑप्शन है नहीं, 16D तक ही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हम एक हुक के लिए कितना लेते हैं, 9D लेते हैं, तो 2 हुक के लिए आपका कितना हो जाएगा, 18D हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन सम केसेज बीम इज प्रोवाइडेड एबव स्लैब, स्लैब के ऊपर जब हम बीम प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी टी बीम बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका द pH वैल्यू ऑफ वाटर टू बी यूज्ड फॉर कंक्रीट सेल बी जनरली, तो कितना होना चाहिए, जो भी वाटर यूज़ करें उसका pH क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन 6 होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका pH, यानी कि जो भी हम यूज़ करते हैं वो 6 से 8 के बीच का होना चाहिए, ठीक है, वाटर उसका pH। विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एक्स्ट्रा लाइन ऑफ इन ड्राइंग, जो हम आपका ऑटोकैड होता है तो उसमें आपका एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिम कमांड, ठीक है। जनरली पाइल फाउंडेशन कंसिडर्ड फॉर बेस्ट फॉर, तो पाइल फाउंडेशन किसके लिए बेहतर मानी जाती है कह रहा है, तो आपका जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसके लिए पाइल फाउंडेशन हमारी यूज होती है। ब्रिज के लिए आपकी वेल फाउंडेशन यूज होती है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम सेलो फाउंडेशन या फिर स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आ रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर सेक्शन, तो सर्कुलर सेक्शन की रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है कह रहा है, तो अब आपको पता है रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालना है, I = क्या होता है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया = A × K², तो K क्या होता है यहाँ पर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आपका जो सर्कुलर होता है सर्कुलर सेक्शन होता है उसका आपका I कितना होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका π/64 D⁴, A की वैल्यू आपकी कितनी होती है π/4 D², और K की वैल्यू आपकी निकालनी है आपको K², तो अब आप यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो हमने करा, जब मैंने क्वेश्चन करा था तो ये आपकी आ रही D/4, तो ऑप्शन D इसका ठीक हो जाएगा। लीड एंड लिफ्ट इज द टर्म यूज्ड इन, तो लीड एंड लिफ्ट कौन से किस में यूज किया जाता है अगर टर्म, तो आपको पता है अर्थ वर्क, लीड क्या होता है आपका कितनी डिस्टेंस तक आपने अर्थ को रिमूव करा है, और लिफ्ट क्या होता है कितनी हाइट तक आपने अर्थ को लिफ्ट करा है, तो उसको क्या ये कहाँ यूज होते हैं, आपके अर्थ वर्क में यूज होते हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर द कंटूर लाइन मीट एट राइट एंगल, तो ये आपको पता है आपकी वैली और रिज बोथ पे आपके क्या होते हैं 90 डिग्री पे मीट करते हैं, राइट एंगल पे मीट करते हैं। अगला आपका फॉर साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट, तो आपका कौन सा एपरेटस यूज होता है, ये आपको पता है ली चैटर एपरेटस हमारा क्या होता है साउंडनेस टेस्ट के लिए यूज होता है। अगला है आपका 67th क्वेश्चन, तो इसमें क्या करें, टू मेक द लेटर इन इंक्लाइंड अल्फ़ाबेट, आपका ये ड्राइंग से क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग से, तो आपको ये पता है 75 डिग्री तक हम क्या कर सकते हैं इनको इंक्लाइन कर सकते हैं, तो ऑप्शन D आपका इसका सही हो जाएगा, 67.5 डिग्री टू 75 डिग्री, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है कह रहा है आपका माइल्ड स्टील है, तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा 2.1 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर mm², राइट। द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप इज मेजर्ड विथ, तो एरिया इरेगुलर फिगर का किससे मेजर करते हैं हम, आपको पता है प्लानीमीटर से हम इसका एरिया मेजर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 70 क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है R इज द रेडियस ऑफ मेन कर्व, L इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो शिफ्ट क्या होता है, तो शिफ्ट आपकी कितनी होती है, शिफ्ट से मतलब क्या आपका हमारा जो हमारा सर्कुलर कर्व है कितना शिफ्ट होगा, तो उसका फॉर्मूला आपका बनता है L²/24R, आपका ऑप्शन A ठीक हो जाएगा। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो आपकी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है अगर उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए 100 kg/cm², तो आपका 105 kg/cm², यानी कि ऑप्शन A ठीक हो जाएगा। मिनिमम ग्रेड फॉर RCC कह रहा है IS 456/2000, तो आपको पता है मिनिमम ग्रेड हमारा कितना होना चाहिए M20 होना चाहिए RCC के लिए। अगला आपका साइज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड B1 साइज़ का बता रहा है, तो इसका आंसर तो मुझे भी याद नहीं, चलो देख लेते हैं इसका आंसर कितना है। इसका है आपका B1 ड्राइंग बोर्ड का, तो B1 ड्राइंग बोर्ड का आपका B1 ड्राइंग बोर्ड आपका कितना आ जाएगा, B1 ड्राइंग बोर्ड, और तो B1 ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है आपका 700 × 1000
mm, ठीक है। 700 इंटू 1000 mm, तो ये आपका ऑप्शन, ये इसकी थिकनेस बता रही है, तो थिकनेस से कोई हमें मतलब नहीं है। तो आपका लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, हाँ, तो 1000 टू 7 इंटू 700 इंटू 25 mm, तो ये इसका ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका द करेक्ट यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम की करेक्ट यूनिट पूछ रहा है। तो मोमेंटम आपका क्या होता है, एम इंटू वी। एम क्या है आपका मास, वी क्या है आपकी वेलोसिटी। तो मास का यूनिट, मास की यूनिट क्या होती है केजी, और वेलोसिटी की आपकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, राइट। ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। इसका रेनॉल्ड नंबर किसका रेशियो होता है, इनर्शिया फोर्स टू, यानी कि इनर्शिया फोर्स और किसका विस्कस फोर्स का रेशियो होता है आपका रेनॉल्ड नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका M20 मीन्स, M20 का मतलब क्या होता है। M20 का मतलब आपको पता है 15 सेंटीमीटर क्यूब की 28 डेज के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए 20 है। इसका मतलब क्या होता है M20 का मतलब 20 न्यूटन पर mm। इसका सिंपल क्वेश्चन। कैल्शियम क्लोराइड एडेड टू कंक्रीट एज अ, तो अभी आपका ये क्वेश्चन आपका आगे भी आ चुका है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये एज अ एक्सेलरेटर यूज होता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी, सबसे कम किसकी होगी। तो अगर आपका सॉफ्ट रॉक्स, कॉम्पैक्ट, लूज ग्रेवल्स, हार्ड रॉक। तो लूज ग्रेवल की सबसे कम आपकी क्या होगी बियरिंग कैपेसिटी होगी। आप कह रहे हैं टर्पेंटाइल ऑयल यूज्ड इन पेंट, पेंट में जो तारपेन का ऑयल यूज होता है वो क्यों किसके लिए, तो आपको पता है थिनर, एज ए थिनर यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का मोस्ट कॉन्स्टिट्यूंट घटक कौन सा है, तो आपका कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है C3S और C2S, ठीक है। ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब में C3 है, तो C3S और C2S, क्योंकि ये C3S क्या है आपका इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, C2S क्या है लॉन्ग ड्यूरेशन की स्ट्रेंथ को आपको गेन कराता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, तो वाटर कंटेंट, शेप ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट। तो वाटर कंटेंट सॉरी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आपका सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, वाटर कंटेंट ऑब्वियसली करेगा, शेप ऑफ एग्रीगेट भी ऑब्वियसली करेगा, साइज बिल्कुल करेगा। तो आपका ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC आफ्टर क्या कह रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिन। हाँ, तो हमारा 82 क्वेश्चन कह रहा था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC कितनी होनी चाहिए, तो आफ्टर 3 डेज। तो 3 डेज की OPC की बात कर रहा है इसने, ग्रेड की बात नहीं करी। तो 30 हमको ग्रेड होती है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। अगर मैं 33 ग्रेड की बात करूँ तो 33 ग्रेड का मतलब क्या होता है, इसकी 33 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए 28 डे के बाद स्ट्रेंथ। तो अगर इसकी 3 दिन बाद स्ट्रेंथ होनी चाहिए लगभग 16 न्यूटन पर mm² के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बता रखा है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताने के लिए आपको इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको 16 को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूँगा तो 16 इंटू जी से इसको मल्टीप्लाई करें, जी को 10 ले लो, तो आपका ये अप्रोक्स कितना आ रहा है, नियरर सबके नियरर आ रहा है आपका 150 केजी पर सेंटीमीटर होगा। एक्चुअली में इसमें आपको OPC का ग्रेड नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम निकालते कैसे हैं, होता कितना है। 33 ग्रेड की जो हमारी OPC होता है तो उसका 3 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 16 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका विच इज द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ बोल्ट, कह रही थी जो बोल्ट का टाइप नहीं होगा कौन सी, फिश बोल्ट, हुक बोल्ट, फैंग बोल्ट, स्क्रू बोल्ट। तो आपका ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। ये आपका रेलवे से आपका क्वेश्चन है, रेलवे स्क्रू बोल्ट आपका इसका क्वेश्चन आंसर डी इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका स्केल ऑफ अपर प्लेट थियोडोलाइट, स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट। तो स्केल प्लेट कौन सी होती है अगर थियोडोलाइट, तो आपको पता है अपर दोनों में, एक में वर्नियर स्केल होती है, एक आपकी मेन स्केल होती है। अपर में आपकी वर्नियर स्केल होती है, लोअर में आपका मेन स्केल होती है। तो आपका दोनों A एंड B आपका दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला आपका रिलेशन बिटवीन E N एंड म्यू। तो आपको पता है N क्या है आपका, तो E N और म्यू में आपका रिलेशन क्या होता है, ये होता है आपका E = 2N 1 + म्यू। तो आपको ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। इन हाईवे कंस्ट्रक्शन सुपर एलिवेटेड कर्व, तो आपका कह रहा है जो भी हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन है सुपर एलिवेशन कर्व जब हम प्रोवाइड करते हैं तो रूलिंग कैसे होनी चाहिए, साइड टुवार्ड द सेंटर, सेंटर टुवार्ड द साइड, और नेक्स्ट है आपका लोअर एज
टुवर्ड अपर एज टुवर्ड लोअर एज। थोड़ा इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, इसको देखेंगे, ठीक है, बाद में इसको एक बार देख लेंगे। अगला आपका द सस्पेंशन ब्रिज ऑफ द फॉलोइंग। तो सस्पेंशन ब्रिज कौन कौन से होते हैं, कह रहा है सीलिंग ब्रिज, रैम ब्रिज। आपके दोनों टाइप के ब्रिज क्या होते हैं, आपके ए एंड बी बोथ हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका है जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। तो हम क्यों यूज़ करते हैं, कह रहा है जिप्सम। तो जिप्सम यूज़ करते हैं इंक्रीज द फाइनल सेटिंग टाइम को हम इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, फाइनल को नहीं, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जिप्सम। अगला कह रहे हैं ट्रिम्ड साइज ऑफ A1 ड्राइंग शीट। तो A1 ड्राइंग पेपर का जो साइज होता है, कह रहा है वो कितना होता है। तो आपको पता है A0 यानी कि A0 साइज की जो हमारी ड्राइंग शीट होती है उसका साइज होता है 841/1189 mm। तो अगर इसको इसको हम याद करने का तरीका क्या है, ये अब आपका इसका हाफ आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, 841 ये हो जाएगा, इसका हाफ आपका कितना हो गया 594। तो आपका इसका हाफ कर दिया तो हमारा 594 हो गया। तो आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अब इसका आपका A1 के बाद A2 निकालनी है, तो अब आप इसका हाफ इधर कर देंगे और 594 को इधर भेज देंगे, तो आपका ये A2 वाली सीट आ जाएगी, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। अगला आपका व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में आपकी जो फाइल एक्सटेंशन सेव होती है कैसे होती है, तो उसमें होता है DWG, ठीक है, ड्राइंग। अगला आपका है इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम एंड नॉर्थ 44 डिग्री एंड 30 मिनट वेस्ट। तो इसको हम होल सर्कल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, करें तो होल सर्कल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, हमें दे रखी है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपको क्या दे रखा है, नॉर्थ टू वेस्ट दे रखा है, ठीक है, नॉर्थ टू वेस्ट दे रखा है, यानी कि यहाँ है आपकी लाइन, नॉर्थ से लेकर वेस्ट पर आपको मेजर करेगी, कितनी है आपकी 44 डिग्री 30 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या करना है, होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग आपकी क्या होती है, कहाँ से, नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं, ठीक है। होल सर्कल बियरिंग कितनी हो जाएगी, ये इसकी होल सर्कल बियरिंग हो जाएगी, ये आपकी इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग है। तो मैं क्वाड्रेंटल बियरिंग कितनी देर की 44 डिग्री 30 मिनट। तो अब इसकी होल सर्कल बियरिंग में कैसे निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट कितना होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से आप माइनस कर दोगे 44 डिग्री 30 मिनट को, तो ये आपके इसका आपका आंसर हो जाएगा 30 मिनट। तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 5 और 1 और 315 डिग्री 30 मिनट आपका क्या हो जाएगी, इसकी होल सर्किल बियरिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन में आपको किसी में भी 315 ऑप्शन इसमें कोई भी आपका कोई भी सही नहीं है, ठीक है। 315 डिग्री 30 मिनट आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका द लास्ट स्टाफ रीडिंग इन एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट शिफ्टिंग। तो आपकी जो लेबलिंग करते हैं हम, तो लास्ट रीडिंग होती है आपकी सेम सेटअप के लिए, यानी कि उसके बाद हम क्या करते हैं, चेंजिंग पॉइंट आता है। तो उस चेंजिंग पॉइंट से पहले जो हम लास्ट रीडिंग लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर साइड बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वर्नियर थियोडोलाइट की लिस्ट काउंट कितनी है। तो वर्नियर थियोडोलाइट की लिस्ट काउंट होती है आपकी 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका द एंड सपोर्ट ऑफ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर। तो ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर होता है जिसको एंड सपोर्ट होता है, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एबटमेंट। और जो आपके बीच के जो सपोर्ट होते हैं एबटमेंट के अलावा उन्हें हम कहते हैं पायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इफ़ द विड्थ ऑफ केनाल इज 1.0 मीटर देन द फ्री बोर्ड विल बिगिन। तो फ्री बोर्ड कितना दिया जाएगा अगर इसको देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका नियरेस्ट एज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर मेंबर इन रिविटेड एज डिस्टेंस पूछ रही कि आपको मिनिमम, तो ये कितनी होती है आपकी 1.5 डी के बराबर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है एन आरसीसी कॉलम इज रिगार्डेड लॉन्ग कॉलम रेशियो अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो ये आपको अनसपोर्टेड लेंथ और रेशियो आप कह रहे हैं अनसपोर्टेड लेंथ और आपकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी कि उसका रेशियो आपका कितना होगा, कितने से ज़्यादा होगा तो हम उसे लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। तो अगर 60 से ज़्यादा हो तो संख्या बोलते हैं लॉन्ग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट पूछा। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कंक्रीट आपको यहाँ कहते हैं पार्शियल, यानी कि लिमिट स्टेट की बात हो रही है, एलएसएम की बात हो रही है। तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फैक्टर यूज़ करते हैं। तो एलएसएम में कितना होता है 1.5 होता है, ठीक है। अगला है तो अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च
इज कॉल्ड। तो आर्क का जो हमारा अंडर सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सोफिट। अगला क्वेश्चन है द कैविटी वॉल जनरली प्रोवाइडेड फॉर, जो कैविटी वॉल होती है किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं प्रिवेंटिंग डैम्पनेस, शीलन को रोकने के लिए, हीट इंसुलेशन, उष्मारोधी, साउंड इंसुलेशन, ध्वनिरोधी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सब इन सब का इस सब के पर्पज़ को यूज करने पर्पज़ के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैविटी वॉल यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो था आपका 2017 का ड्राफ्ट्समैन का क्वेश्चन पेपर। तो आपने देखा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लगभग सभी सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन थे, हालांकि ड्राइंग से कम क्वेश्चन थे। और इस बार का जो पेपर पैटर्न रहेगा उसमें भी ड्राइंग के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट को थरोली कंप्लीट करना है, सारे डीपली आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आपका इसकी कट ऑफ भी हाई रहेगी। तो उसके लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को इसमें छोड़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट को देखना है, सारे सब्जेक्ट को डीप में स्टडी करनी है। तो उसके बाद ही आपका क्या हो सकता है, इसमें 90+ स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें। और आप इस चैनल पे कमेंट करके आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो ऑन डिमांड, आपको किसी भी टॉपिक की पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस पर एक आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा कंप्लीट एनालिसिस के साथ उसका। तो अगले डिस्कशन में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।